वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जिनका तारुफ कराने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ही इज़ अ वेडिंग फोटोग्राफर एंड रिमार्केबल वन एट दैट। आप उनका कंटेंट देखेंगे तो बड़ा वेडिंग फोटोग्राफी में भी बड़े डिफरेंट जॉनरास निकल चुके हैं। कन्वेंशनली पुराने वक्तों में ये होता था कि जब नया नया वेडिंग फोटोग्राफी का या अपग्रेड ऑफ वेडिंग फोटोग्राफी का दौर आया था तो उसमें उन्होंने ये करना शुरू कर दिया था कि पीछे पिक्चर कितनी ब्लर हो रही है, लाइटिंग कितनी अच्छी है। बट रिसेंट टाइम्स के अंदर फोटोग्राफी के अंदर एक सॉर्ट ऑफ स्विच आया है जो कि मुझे बड़ा पर्सनली बड़ा पसंद है, और वो ये है कि मोमेंट्स कैप्चर करना। लाइक बेसिकली आप अपनी ज़िंदगी उसी तरह जिएं जिस तरह आप जी रहे हैं, बट उसके दरमियान में आकर उसको एक फॉर एटर्निटी आप एक मोमेंट कैप्चर कर लेते हैं। एंड वी कॉल्ड इन मुआज बिफोर दैट फॉर एज वेल, वी कॉल्ड इन नबा, बट देन देयर इज़ ऑल्सो अनदर पर्सन इन इस्लामाबाद हु इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब। शरोज शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ द फाउंडर एंड द लीड फोटोग्राफर एट शहनूर फिल्म्स। जी, शहनूर फिल्म्स एंड फोटोग्राफी। ज़बरदस्त। शरोज कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मुजम्मिल भाई आप कैसे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, इस काबिल समझा। नहीं तो हम तो आपको देखते आ रहे हैं शुरू से कि आप जो है वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, आपका मैंने आई वाज गोइंग थ्रू योर इंस्टाग्राम फीड एंड आई वाज शॉक्ड बाय द इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज बहुत ही मज़े का काम था, बहुत ही सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक। मुझे वो फील बहुत पसंद आई थी ना। आई वाज लाइक, मैंने टीम को बोला कि आई नीड टू हैव द कन्वर्सेशन विद दिस गाय, हाउ ही इज़ डूइंग दिस एंड व्हाई। स्टार्ट में करूँगा, हमारा फॉर्मेट भी जनरली ऐसा ही होता है कि आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई यू एंडेड अप गेटिंग इनटू वेडिंग फोटोग्राफी इन द फर्स्ट प्लेस। लाइक हाई स्कूल से अगर आप मुझे बताएं। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जनरली जहाँ से ये फ़ोटोग्राफी का क्रेज़ मेरे अंदर शुरू हुआ था, मतलब मुझे बचपन से ही आदत थी। घर में फिर जो थे मामू ने जर्मनी से जो है वो हमें फ़िल्म कैमरा भेजा था। अच्छा, ठीक है। तो बचपन में जब बड़े ले रहे होते थे वो बच्चों को जनरली कैमरा देते नहीं थे, ठीक है। वो कहते थे कि ख़राब ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। लेकिन लिटरली जब हमारे घर में आया तो फिर ऐसा हुआ कि फिर जब हम, क्योंकि 4 ही बंदे थे घर में, मेरी वालदा, वालिद साहब, भाई, मेरा बड़ा भाई और मैं, तो फिर जब उन तीनों की फ़ोटो लेनी होती थी तो फिर फाइनली मैं बहुत खुश होता था कि मेरे पास कैमरा फाइनली आया है। तो उस टाइम कैमरा था? नहीं, फिल्म कैमरा था जिसके अंदर वो पुरानी फिल्म्स नहीं डलती थी, जो बाद में उन फिल्म्स के नेगेटिव्स होते थे और फिर उनको डेवलप कराया जाता था। तो वो था, तो वहीं से शौक पैदा हुआ मुझे फ़ोटोज़ लेने का। जब मैंने वो फ़ोटोज़ लेता था तो मेरे घर वाले बहुत अप्रिशिएट करते थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेम हुई पिक्चर है, फ्रेमिंग बहुत अच्छी थी उसमें। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शौक डेवलप होता गया। फिर यूनिवर्सिटी के अंदर गया, तो यूनिवर्सिटी के अंदर फिर ऐसा हुआ कि प्रेस क्लब ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो क्लब्स के अंदर जब बंदा इंगेज होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक पैदा हो जाता है। फिर जो है मुझे मैंने अपना काम लगाना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे। फिर मुझे वेडिंग इवेंट्स मिलना शुरू हो गए। ऐसा तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि अगर मैं वेडिंग्स के अंदर आ जाऊँ तो मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा, और जो मैं आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ टू। बेशक मेरी फैमिली को ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं अपने खर्चे इससे पूरे कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उसी इनकम से अपनी फीसेस भी पे की हैं। अपने जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत रिलैक्स रखा है आखिरी 4 सेमेस्टर्स में। अच्छा, so you were already earning when you were studying? Yes, I started earning from 5th semester. My 5th semester in engineering, I was earning. और प्रोसेस क्या था? मतलब आपने सबसे पहले, क्योंकि आपने प्रेस क्लब और मीडिया क्लब जो है वो सॉर्ट ऑफ ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी में। जी। तो सबसे पहले तो आपने उसी का कंटेंट बनाया होगा। जी, सबसे पहले हम ये करते थे कि कोई इवेंट्स हो रहे हैं, ओलंपियाड हो रहा है, तो बस उसके अंदर जो है वो फोटोग्राफी करते थे। वो जाके पेज के ऊपर उन्हीं के प्रेस क्लब के पेज पे पोस्ट करते थे। तो उसी के ऊपर रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी यूनिवर्सिटी जानने शुरू होगी मुझे। तो वो भी एक बड़ी अच्छी फीलिंग थी कि एवरीवन नोज यू, कि यू आर डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी सारी जानती थी। फिर एंड फ्रॉम दैट टिल पेड प्रोजेक्ट, वो किस तरह हुआ? आपने कोई अपना पेड प्रोजेक्ट ऐसा हुआ कि मैं मतलब जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थे यूनिवर्सिटी के अंदर, फीमेल फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स, मैं उनकी फोटोग्राफी करता रहता था। सो आई स्टार्टेड कि मैंने उनको पुट करना शुरू कर इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना वो डालना शुरू कर दिया। अब इंस्टाग्राम के ऊपर जब लोग कंटेंट आपका देखते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो आपको हायर कर लेते हैं। तो इस तरह मुझे फर्स्ट वेडिंग मिली, फिर सेकेंड वेडिंग, फिर इस तरह सो लॉन्ग एंड इवेंचुअली चलता रहा अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा वेडिंग्स करता हूँ, मतलब रोज़ सुबह शाम वेडिंग चल रही होती है हमारी। माशाल्लाह। सो अभी ग्रेजुएट आपने कब किया? मैंने 2020 कोरोना में। अच्छा जी, ऑनलाइन क्लासेस में किया? ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ग्रेजुएशन। कैसी थी ऑनलाइन क्लासेस?
ऑनलाइन क्लासेस बस ऐसी थी कि टीचर जूम पे बुलाता था, हम भी सारे देखते थे, कुछ समझ तो आती ही नहीं थी, बस नींद में देख लेते थे क्या हो रहा है क्या नहीं। पढ़ाई तो आपको पता है कि फिर जो है वो नहीं होती ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, तो फिर बस थोड़ा बहुत देख के कर लिया। एग्ज़ाम्स भी जो हैं वो गूगल से देख के किए हैं। ऑब्वियसली आप पूरा क्वेश्चन वहाँ से उठाते हैं, गूगल के ऊपर पुट करते हैं, गूगल पूरा आंसर दे देता है, वही हम पेस्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये बुरा हुआ है हमारे साथ, क्योंकि एक मतलब यूनिवर्सिटीज़ जो आगे पहले ही जो हमें वो पढ़ाया जाता है जो इंडस्ट्री में यूज़ नहीं हो रहा, और फिर हम वो भी ना पढ़ें जो तो आई एम अ वेरी बैड इंजीनियर। मैं आपको बताऊं ना सच्ची, अगर कि मैं अपने आप को किसी फील्ड में नहीं किसी मतलब इंडस्ट्री के अंदर खुद को नहीं देखता। अच्छा। क्योंकि अगर देखूंगा तो मैं यही देखूंगा कि भाई मैं उनकी कोई चीज़ ख़राब ही कर दूंगा, तो बेहतर है। तो इसलिए मैंने कभी जॉब के लिए एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने कभी जॉब की ट्राई ही नहीं की। मुझे बस यही था कि मैंने इसी काम को परस्यू करना है आगे। राइट मेक सेंस। जो वेडिंग के अंदर व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, तो आपने वर यू लुकिंग एट समवन, कोई बाहर आप किसी को देख रहे थे? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रोसेस, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग फोटोग्राफी करते हैं, दे वांट टू डू इवेंट्स, दे वांट टू डू इस तरह की कवरेज करना चाहते हैं। हाउ डू यू गो फ्रॉम एन एवरेज किड जिसने DSLR उठाया और उठा के पत्तों की तस्वीरें लेना शुरू की, टू समवन जो कि मैच्योर, क्योंकि वेडिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। बिल्कुल ऐसी बात है। आपकी चीज़ें हो रही हैं, फ्लो हो रही हैं, और आपने उसके अंदर मोमेंट्स ठक 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 कैप्चर करने हैं, यू रनिंग हेयर, यू रनिंग देयर। उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए कोई कोर्सेज होते हैं या कोई इंस्पिरेशनल लाइक कोई ऐसे क्रिएटर्स हैं या फोटोग्राफर्स हैं जिनको एज एन इंस्पिरेशन आप लेते हैं और रिक्रिएट करते हैं उनका वर्क? हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ ग्रो इन दिस स्पेस? मैं आपको बताऊँ ना कि आपने जिस तरह बात की कि फ़ोटोग्राफी पत्तों से शुरू होती है, तो मेरे ख्याल से सब फोटोग्राफर्स ने वहीं से स्टार्ट किया है। फूलों की पिक्चर्स ले ली, पत्तों की पिक्चर्स ले ली, कभी बारिश हुई रेन ड्रॉप्स की पिक्चर्स ले ली, एवरीवन डू दिस स्टफ। उसके बाद ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको बताया कि जिस तरह यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स मेरी बनी, फीमेल फ्रेंड्स भी बनी, उनकी पोर्ट्रेट्स बना के पोस्ट करना शुरू कर दिया। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि जो वेडिंग फोटोग्राफी है ना, वो सबसे डिफ़िकल्ट सॉर्ट ऑफ फोटोग्राफी है इन माय सेंस, कि ऐसा होता है कि कोई भी मोमेंट रिपीट नहीं हो सकता। राइट। अगर ब्राइड की एंट्री हो रही है तो वो रिपीट नहीं हो सकती, आप जितना भी जोर लगा लें वहाँ पे कि वो रिपीट नहीं, कोई भी मोमेंट रिपीट नहीं हो सकता। ब्राइड की एंट्री, ग्रूम की एंट्री हो रही है, निकाह साइन हो रहा है, वो रिपीट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें जो है ना सब प्रैक्टिस से आती हैं। और सेकेंडली आपने बात की कि कोर्सेज होते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेल्फ टॉट, मैंने खुद से ही सारी चीज़ें सीखी हैं, खुद से ही लोगों को रिक्रूट किया अपनी टीम के अंदर, खुद ही उन्हें सिखाया और खुद ही अभी वो मेरे साथ चल रहे हैं। सो डू यू थिंक देयर इज अ बेटर लाइक द स्मार्टर वे वुड बी कि अगर आप इस स्पेस में आना चाहते हैं तो आप कोई फेमस फोटोग्राफर ढूंढें और उसको बोलें कि यार मुझे एज एन इंटर्न रख लो, या मुझे मैं आपके लिए काम कर दूंगा, ताकि उससे सीख ले बंदा डायरेक्टली जाकर? ये भी एक वे है, लेकिन आई गेस आपको चाहिए कि सबसे पहले आप यूट्यूब से लर्न करना शुरू करें, क्योंकि आई गेस यूट्यूब जो है ना वो बेस्ट पॉसिबल थिंग है कि आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, लिटरली आप कुछ भी, अगर आपको लिखना नहीं आता आप यूट्यूब से सीखें, आपको कैमरा उठाना नहीं आता, सेटिंग नहीं आती। अभी भी ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान का दिमाग है, मैं कोई नया कैमरा इक्विपमेंट लेता हूँ तो मैं सबसे पहले जाके यूट्यूब पे उसका पूरा 1 घंटे का ट्यूटोरियल देखता हूँ। राइट। देखता हूँ, उसकी सेटिंग्स बिल्कुल फिक्स करता हूँ, हर एक चीज़ जो वो बताते हैं वो मैं समझता हूँ, उसके बाद फिर जाके मैं अपनी टीम को समझाता हूँ। तो ऐसे चलता है कि मैं ये, अगर आप सीख चुके हैं थोड़ा बहुत यूट्यूब से, और उसके बाद आप किसी वेडिंग फोटोग्राफर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि हाँ मैं आपके पास इंटर्न आना चाहता हूँ, मैं आपके इवेंट से डाटा लगाऊंगा। हम तो ऐसा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ये इशू नहीं है। जो बड़े वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं उनका ये बहुत इशू आता है कि वो कहते हैं कि आप आएँ, काम करें, डाटा हमें दें और चले जाएं। ये नहीं कि आपके पास अपना जो कंटेंट है वो नहीं आ रहा। तो इसलिए बेटर यही है कि आप ट्राई करें कि आप कोलैब्स करें, लोगों के साथ कोलैब करें। तो लोग किस तरह करते हैं? आपका मेमोरी कार्ड उन्हीं का होता है या मेमोरी कार्ड आपका होता है, वो कॉपी करते हैं, डिलीट करते हैं? यूँ है, जब आप इवेंट पे जाते हैं इक्विपमेंट भी आपका होता है। ठीक है। इक्विपमेंट फर्स्ट कहें, आपके पास अच्छा इक्विपमेंट है ना, तो कोई भी वेडिंग फोटोग्राफर कहेगा कि आप आके मेरे लिए काम कर लें, क्योंकि उसे तो फ्री में डाटा मिल रहा है। ठीक है। उसे हो सकता है एक बंदा जो डिप्लॉय करना पड़ता है वो उसको उस टाइम के पैसे ना दे, आपको बुला ले, वो आपको कार्ड देगा, कहेगा कार्ड में जितना भी आपने काम किया वो आप इसमें कर दो। साथ साथ वो आपको बताएगा कि जो उसका स्टाइल है वो
बताएगा आप उस तरह का स्टाइल जो है उसका कॉपी करके कार्ड में, अब कार्ड वो वापसी पे आपके पास ले जाएगा। कार्ड आपसे वापस ले लेगा, कॉपी नहीं करेगा डेटा। डाटा कॉपी नहीं करता। मोस्टली बड़े वेडिंग फोटोग्राफर्स, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब ऐसा ही करते हैं। लोगों को बुलाते हैं, उनके साथ काम करते हैं और उनको वापस में कोई रिटर्न नहीं मिलता। मतलब अगर आपको आपका कंटेंट नहीं मिल रहा, आप घर जाके एनालाइज भी नहीं कर सकते कि यार मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। उसके बाद आपके पास अपने लिए कोई भी डाटा पोस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको कोई चीज़ का कोई फायदा नहीं है। मेक सेंस जी। इक्विपमेंट आप कौन सी यूज़ करें, सोनी या कैनन? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अभी मतलब कैनन और सोनी का मिक्स है। अच्छा। मतलब हम फ़ोटो पे सोनी भी यूज़ करते हैं और हम फ़ोटो पे कैनन भी यूज़ करते हैं। अभी जो कैनन में हमारे पास चल रहे हैं EOS R चल रहे हैं, ठीक है, और सोनी में हमारे पास एक A7III है, और अभी हमने A7III से एक ऊपर आया है A7C, उस पर शिफ्ट किया है। मतलब उसमें यह है कि फ़ोटोग्राफी तो बिल्कुल वो A7III जैसी करता है, लेकिन वीडियो जो है वो बेटर है A7III से। सो अब देखें कि यहाँ पे इतना, एक मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँ बात कि इसमें देखें हमारी इंडस्ट्री में कितना बैरियर है कि अब यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं, जितने भी टेक ट्यूबर्स देखे हैं, जो वो क्या है वो बताते हैं कि A7C बेटर है, लेकिन A7C अब हमारी मार्केट से बहुत मुश्किल मिलेगा। क्योंकि एक माइंड बैरियर है हमारे लोगों के बीच में कि जो चीज़ मार्केट में चल रही है हम वही लेंगे। अब मैं जब बाय करने गया तो वहाँ पे एक बंदा आया साथ में, वो भी कोई होपफुली कैमरा इक्विपमेंट बाय करने आया होगा, तो उसने यही बोला कि जो है A7C तो फारिग चीज़ है, नहीं मज़ा कर रहा ना, मतलब अच्छा नहीं है, मार्केट की चीज़ ही नहीं है। तो मैंने कहा आपने काम करना है या आपने मार्केट को देखना है? अब काम वीडियो जब वो A7III से अच्छी कर रहा है तो मैं उन्हीं पैसों में A7III क्यों लूँ? मैं A7C की तरफ शिफ्ट करूंगा ना, क्योंकि लोग रिसर्च वगैरह नहीं करते, यूट्यूब नहीं देखते, जिसकी वजह से जो है वो मैं से कहता है। इसके मुझे बड़े सवालात आते हैं फोटोग्राफी के लिए पर्टिकुलरली। लोग कहते हैं जी एज अ बिगिनर कैमरा कौन सा लें, पहला कैमरा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि यार मैंने ना फोटोग्राफी में आना है और मैं आगे शायद इसको एज अ पैशन, एज अ प्रोफेशन, एज अ समथिंग लेकर जाऊँ, लेकिन अभी फिल वक्त मैंने कभी ज़िंदगी में फोटोग्राफी नहीं की, मुझे शौक बहुत है, तो मैं कौन सी गियर लूँ? व्हाट वुड यू रेकमेंड? मैं आपको मतलब भाई बताऊँ इसके अंदर कि ये टोटली आपके बजट पे डिपेंड करता है। 1 लाख रुपए मेरे पास। 1 लाख है, फिर आपको Nikon D50-300 के ऊपर जाना चाहिए। अगर आपको यूज्ड के अंदर D7100 मिल रहा है ना, Nikon का D7100 वो मिल रहा है तो वो करें। अब आप मुझे ये बताएं कि अब आपको आपका काम, मैं सबसे पहले उस बंदे से पूछूंगा कि आपने करना क्या है, ठीक है। अगर तो वो कहता है ना मैंने पोर्ट्रेट्स और वेडिंग्स के अंदर जाना है, फिर मैं उसको डिफरेंट लेंस रिकमेंड करूंगा। अगर वो कहता है मैंने लैंडस्केप्स करने हैं, फिर मैं उसे डिफरेंट लेंस रिकमेंड करूंगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास बजट है, अच्छा मैंने बजट बढ़ा दिया, मैंने कहा मेरा बजट है 2 लाख रुपया, ठीक है, और मैंने पोर्ट्रेट्स खींचने हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ। आप लेंगे, अगर आपने वेडिंग पोर्ट्रेट्स लेने हैं तो आपको कैनन की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि कैनन की कलर साइंस जो है वो सोनी और नाइकॉन से बहुत सुपीरियर है। मतलब कि अभी भी मैं जो कैनन पे काम करता हूँ ना, उसके कलर्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू सोनी। लेकिन सोनी का ये है कि सोनी में आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, उन कलर्स को उनके साथ खेल बहुत ज़्यादा, अगर मैं इजी वर्ड्स में बताऊं तो उनके साथ आप बहुत खेल सकते हो, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कैनन आप उसके साथ खेल नहीं सकते। आप मतलब उसको जैसे वो कलर्स आउट ऑफ द कैमरा देता है ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो यही है कि कहाँ पे थे हम, भूल गया। कलर्स जो हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो नहीं, आपने पहला जो पूछा था मेरे से, सवाल मेरा बेसिकली ये था कि 2 लाख रुपए में मैं 2 लाख में, हाँ 6D आपको एक लेना चाहिए, कैनन का 6D। साथ आपको लेना चाहिए 6D कितने तक आएगा? 6D आता है 1 लाख तक, मतलब मोस्टली जो 6D Mark II है ना उसकी आजकल प्राइस चल रही है 1,95,000। अच्छा, तो 6D ऑलमोस्ट 1 लाख, क्योंकि थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। ठीक है। तो लेकिन देखिए ना, अब आपने 6D रेकमेंड किया, मैं एक बिगिनर हूँ, क्या मैं 6D को समझ पाऊंगा? ये भी तो बड़ी बात है। मुज़म्मिल भाई मैं आपको बताऊं ना, समझना ये है कि जितना आप उसे टाइम देंगे आप समझ जाएंगे। कोई भी आप चीज़ नहीं लेके आते हैं ना, उसको आपका आइडिया नहीं होगा, ठीक है, आपको उसको डीप डाउन उसके साथ बैठना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है। अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं, उसके साथ आपको लड़ना पड़ेगा, फिर आप जो है जाके उसको सीख सकेंगे। तो आप कहेंगे कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो आई वुड रादर गेट अ 60 इन द बिगिनिंग रादर देन मे बी गेटिंग अ 200D एंड लर्निंग इट एंड देन अपग्रेडिंग इट लेटर। बजट है ना आपका, 2 lakhs का बजट है ना, तो अगर आपका बजट नहीं है फिर तो आपको 200D या 100। आई स्टार्टेड फ्रॉम 100D, कैनन 100D एंड विद द 1855 लेंस। अच्छा, सो मुझे उसका आइडिया नहीं था कि 1855 लेंस बहुत फारिग होता है। तो मैंने वाले साहब से कहा कि आप जो है वो तब यूके में थे, मैंने कहा आप मेरे लिए ये ले आए ना, आई एम फाइन विद इट ना।
तो लेकिन जब मुझे पता चला कि उसका बैड सीन है तो फिर मैंने जो है वो स्किप कर दिया। तो लेंसेज में व्हाट आर द ऑप्शंस ऑन लेंसेज? लेंसेज में अगर आपका 2 लाख का बजट है तो कैनन का जो है वो 85 आ जाएगा, 85 1.8। ये सबसे बेस्ट लेंस है फॉर पोर्ट्रेट्स। अगर आप पोर्ट्रेट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो है वो यही लेना चाहिए। अच्छा, ये मेरी पर्सनल इस पे रिकमेंडेशन वो ये है है। कि फुल पीछे जो है ना बैकग्राउंड फुल क्रीमी ब्लरी होगा। क्रीमी ब्लरी होगा, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स जो है ना उनकी ये थोड़ी सी मेंटेलिटी है ब्लर वाला बैकग्राउंड। सो इफ़ यू वांट कि आप देखें शुरू के अंदर आपको ना एलीट क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे जो इस बात को नहीं समझेंगे कि ब्लर हर चीज़ नहीं होता। ठीक है, तो सो आपको थोड़ा सा अपना क्लाइंटेज बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा वो काम करना पड़ेगा। सो जब मैं अभी हम हमारे मोस्टली इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें क्लाइंट को देख के पता चल जाता है कि इन्हें ब्लर वाला काम पसंद है। ऑब्वियसली अगर हम 35 से एस्थेटिक काम करेंगे ना तो वो कहेंगे कि नहीं पीछे ब्लर नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आया। ये इवन के मुझे कुछ ऐसा पहले किसी ने कहा ऐसे पिक्चर हम मोबाइल से भी ले सकते हैं। तो मैं अभी ऐसा करता हूँ कि एक लड़के को जो मेरा टीम मेंबर होता है उसको एक पोर्ट्रेट लेंस पे ही रखता हूँ ताकि वो सबके पोर्ट्रेट्स करे जिसके पीछे ब्लर हो, ताकि जो है क्लाइंट भी सेटिस्फाई रहे। राइट एस्थेटिक एक बंदा ऐसा है जो एस्थेटिक काम करता है, 35 पे ही रहता है, 1.4 पे। तो एंड व्हाट अबाउट वीडियोस? मैं वीडियो करना चाहता हूँ, मेरे पास 1.5 लाख का बजट है। 1.5 लाख का बजट है। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि वीडियो के लिए आपको गिम्बल भी एक लेना पड़ेगा फॉर वेडिंग। लेकिन अगर आप हैंड हेल्ड शॉट्स अच्छी ले सकते हैं, आपको इतना पता है कि मैं कैंडिड्स निकाल लूँगा, वो भी आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है। अभी मैं वेडिंग फील्ड का बंदा हूँ, मुझे पता है कि क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है बंदे की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आ रहा तो फिर उन पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपने उससे लिए हुए हैं। राइट, मेक सेंस। तो उसके लिए आपको गिम्बल लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक कैमरा लेना पड़ेगा जिसका ऑटो फोकस अच्छा हो, क्योंकि आप मैनुअली फोकस नहीं कर सकते हर टाइम, क्योंकि आपके मोमेंट्स बहुत मिस होंगे अगर आप मैनुअली फोकस वीडियो में भी करेंगे। वीडियो ऑटो फोकस अच्छा हो जिसका, और एक अच्छा लेंस जो उस सिस्टम के साथ कंपेटेबल हो। जैसे अब आप ये समझ लें कि अगर सोनी का है तो आपको सोनी का ही लेंस लेना पड़ेगा अच्छा कंपेटिबिलिटी के लिए। आपको कैनन के हैं तो आपको कैनन का ही लेंस लेना पड़ेगा अच्छी कंपेटिबिलिटी के लिए। राइट। सिग्मा वगैरह अगर लें तो सिग्मा का ये है कि सिग्मा मोस्टली हर कंपनी के लिए वो, लेकिन सिग्मा वाले क्या करते हैं कि बैक इंजीनियरिंग करते हैं ओरिजिनल्स। अगर फ़र्ज़ करें आप सोनी के लिए सिग्मा माउंट ले रहे हैं ना, तो वो क्या करेंगे कि वो बैक इंजीनियरिंग करेंगे उस सोनी लेंस की, फिर उसके मुताबिक अपना बनाएंगे। तो वो मतलब 19-20 का डिफरेंस रहता है। हाँ रहता है, लेकिन जो नेटिव लेंसेज होते हैं वो क्योंकि सोनी ने खुद डेवलप किए होते हैं तो बहुत ही स्मूथ होते हैं, बहुत परफेक्ट काम करते हैं। राइट जी। आपकी टीम में आपने बताया 10 लोग हैं। जी। हाउ इज़ दैट? बिकॉज यू सेड यूर एन इंट्रोवर्ट, राइट? सो बड़ा मुश्किल होता है कि मैं भी आजकल आई जस्ट हायर्ड अ फ्यू पीपल एंड इट्स नॉट एन ईजी जॉब, यू नो, मैनेजिंग पीपल 24/7। बस मैनेज हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे पास 2 फोटोग्राफर्स हैं, 2 वीडियोग्राफर्स हैं, एक टीम है जो रिज़र्व में है। मतलब कि ऐसा होता है हमारा मोस्ट ऑफ द इवेंट्स में ऐसा हो रहा होता है कि एक इवेंट लगा है तो उसके साथ एक और इवेंट लगा हुआ है, राइट? ठीक है, तो उसमें ये होता है कि फिर आपको 2 जगह टीम्स भेजनी पड़ती हैं। तो 2 फोटोग्राफर्स उधर हैं, 2 वीडियोग्राफर्स उधर हैं। सेकेंडली एक वीडियो एडिटर है और एक फ़ोटो एडिटर है। ये 2 सेपरेट बंदे हैं, तो टीम मैनेज हो जाती है। अब एक टीम को पता है कि वो मेरे साथ परमानेंटली काम करेगी, दूसरी टीम को पता है कि वो रिजर्व है और वो दूसरे इवेंट के ऊपर जाएगी, तो उनको भी अपना काम पता है, उनके पास भी इक्विपमेंट पूरा है, हमारी टीम के पास भी इक्विपमेंट पूरा है, तो वो मैनेज हो जाता है चीज़ें। जिस दिन हमारे इस तरह 2 इवेंट्स होते हैं उस दिन मैं अपने बॉयज़ को भी मैनेज करता हूँ, जो दूसरे इवेंट पर जा रहे हैं उधर के बॉयज़ को भी मैनेज करता हूँ, उधर के क्लाइंट को भी मैनेज करता हूँ, इधर के क्लाइंट को भी मैनेज करता हूँ, तो बहुत फर्स्ट क्रिएट हो जाती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ हाई अर्निंग थिंग, तो बंदा उसको कर लेता है। आई एम हैप्पी अबाउट इट कि 2 इवेंट साथ लगे हैं तो मज़ा आएगा, पैसे आएंगे बस। जो ये आपके फॉर एग्जांपल आपने कहा ना कि एक रिजर्व टीम है, एक आपकी रेगुलर टीम है, ये जो जितने भी फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स हैं, आर दीज पीपल फुल टाइम वर्किंग विद यू या ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं? होता यूँ है भाई कि हमारे जो वेडिंग फोटोग्राफी है ना, इसके अंदर शिफ्ट बेसिस पे काम चलता है। ठीक है, इफ़ आई एम हायरिंग समवन ना फॉर 1 इवेंट, तो मैं उसको एक पर्टिकुलर शिफ्ट दूंगा। ठीक है, उसके बाद मतलब सैलरीज़ पे नहीं है लोग, लेकिन आई गेस अगर मैं सैलरीज़ पे रखूँ तो मुझे ज़्यादा बचत हो, क्योंकि शिफ्ट के ऊपर आपको हर टाइम उस बंदे को उतना पे करना पड़ता है, राइट? तो लेकिन इसमें यह होता है कि जब ऑफ सीज़न होता है हमारा, मतलब कभी कोरोना आ गया तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा बंदा बच जाता है जी, तो इसलिए
Beyond weddings, do you do any content, or are you looking to get into any of that content? मैंने बहुत ट्राई किया थी कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं और लोगों को एजुकेट करूं। मतलब आप मैं देखें कि पाकिस्तान के अंदर ना कोई भी बंदा वेडिंग फोटोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं सिखा रहा उस तरीके से, जैसे डीप डाइव करके आपको जो चीज़ सिखानी चाहिए वो चीज़ नहीं सिखा रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई बंदा ऐसा हो कि जो वेडिंग फोटोग्राफी शुरू से बताए, शटर क्या है, अपर्चर क्या है, ISO क्या है, वाइट बैलेंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग बताए वो। मतलब लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई बंदा ऐसा है। तो मैं चाहता था कि कुछ साल तक मेरी ये ड्रीम थी कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं और उस पर काम करना शुरू करूं। तो लेकिन बस हुआ ये कि बस इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गया वेडिंग के अंदर कि अब तो टाइम ही नहीं मिलता। सच्ची मैं आपको बताऊं, मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ रहते हैं कि आप हमें तो टाइम नहीं देते, काम में ही लगे हुए हैं। जी, 10 बजे का टाइम स्लॉट आया था कि 10 बजे बंद होनी है वेडिंग्स। उससे फ़ायदा हुआ था कि एक ज़माने में मुझे याद है, मैंने जब नया अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने शायद 1 या 2 वेडिंग्स की थी। और जो मेरी पहली वेडिंग थी, मैं गया, मेरा ख्याल है 6:30 बजे या 6:30 बजे मैं पहुंच गया था। 8 बजे का बुलावा था, वो भी आराम सुकून से आए लोग, सारा कुछ। 12 बजे बारात रुखसती हुई। रुखसती होकर उन्होंने कहा कि जी हम जा रहे हैं घर, रस्में हैं कुछ, बनी गाला में घर था उनका। 4:30 बजे हम फारिग हुए थे वहाँ से, ठीक है। और 10 घंटे जब आपने कैमरा इक्विपमेंट पकड़ कर करना होता है तो आपको पता है कि मतलब मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि जब इंसान बिगनर होता है ना तो उसको सेंस नहीं होती चीज़ों की। हमारे साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि क्लाइंट्स एंड पे कहते हैं हम तो घर जा रहे हैं जी, हमारा तो ये करना ही करना है, हालांकि वो पैकेज के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। तो मुझे भी ऐसा जब मैं बिगनर था ना तो मुझे भी इस तरह की ख्वारियाँ करनी पड़ी हैं कि अब घर जा रहे हैं, अब रस्में हैं। मतलब आप देखें कि जितना भी आपका एलीट क्लाइंट हो ना, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर उसकी रस्में हैं ना तो वो आपको बुलाएगा ही बुलाएगा। तो पहले शुरू में ऐसा बहुत हुआ है हमारे साथ भी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कर लिया है कि अब हमने टाइम बिल्कुल एक टर्म्स एंड कंडीशंस बना ली हैं अपनी। जो भी क्लाइंट हमें बुक करता है उसके साथ मीटिंग करते हैं, उसको कहते हैं कि भाई ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनके अलावा हम जो है वो नहीं रुकेंगे। अगर आपने सेहराबंदी करानी है पहले तो उसके लिए ये चार्जेस हैं, अगर आपने वापस घर लेके जाना है उसके लिए ये चार्जेस हैं। अगर तो आप इनको पे करते हैं तो ही हम ये काम करेंगे, और उसकी भी लिमिट है। अब पाकिस्तानी वेडिंग्स के अंदर हॉल जो है ना, हॉल्स का बहुत इशू है। हॉल्स को आप जितने पैसे दोगे ना वो अनलिमिटेड टाइम के लिए आपके लिए खोल देंगे। अच्छा, अब रिसेंटली हमने एक वेडिंग की, मैं हॉल का नाम नहीं लूँगा लेकिन आपको बताता हूँ कि उन्होंने अच्छा खासा पैसा उनको दिया था। तो उन्होंने बाहर से ऐसा शो किया, हॉल ऐसा बाहर से लग रहा था कि क्लोज्ड है, लेकिन अंदर से डोर से वो हमें मतलब 12-1 बजे तक ले गए। हमारा मैक्सिमम टाइम 12 तक था। ब्राइड ने हमें ऐड किया तो उसने कहा चलें आप रुक जाएँ 12 तक। ऊपर जितने भी 11 तक हमारा टाइम होता है, ऊपर 11 से लेके 12 तक जो है उसने हमें एक्स्ट्रा हमने चार्ज किया उसको एक्स्ट्रा, और हमने कर दिया। फिर मतलब ये है कि एक्स्ट्रा चार्ज अब हमने जब से टर्म्स एंड कंडीशंस किए हैं हमारी ज़िंदगी सुकून में आ गई है। अच्छा। पहले ऐसा होता था कि पहले जब शुरू में बिगनर था मुझे सेंस नहीं थी। ऑब्वियसली जब इंसान शुरू में जाता है उसे पता नहीं होता चीज़ों का। तो एक्स्ट्रा चार्ज आराम से हो जाता है, क्लाइंट्स तंग नहीं करते। अगर आप क्लाइंट्स को ये बता दें कि हम पहले से ये बता दें कि हम इतने से इतने बजे तक रुकेंगे, उसके बाद हम आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, तो फिर ये कम्युनिकेट करने की बात होती है। आप किसी के साथ जैसा कम्युनिकेट करोगे ना, अगर आपने किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं ना किया हुआ पहले से, फिर वो उस दिन रोला डाल सकता है। लेकिन अगर आपने पहले से कम्युनिकेट किया हुआ है तो फिर कोई इशू नहीं होगा। राइट। अच्छा, ये दो पर्टिकुलर चीज़ें मैं पूछूंगा। आई वाज एट अ वेडिंग रिसेंटली, मेरे बहुत अच्छे दोस्त की थी, और उसमें जो व्हेन द ब्राइड वाज एंटरिंग, बड़ा खूबसूरत उन्होंने जो है ना एक सॉर्ट ऑफ फॉरेस्ट थीम टाइप उन्होंने दरख्तें हैं, और उसके अंदर वो साइडों पे चेयर्स पड़ी हुई हैं, और सामने से ब्राइड ने एंटर होना है, और सामने एक सॉर्ट ऑफ गजीबो सा है, और उसके अंदर जो है वो निकाह पढ़ाया जाना था। और उसके अंदर जब वो एंट्री हो रही थी, इट वाज अ मैजिकल एक्सपीरियंस, इट वाज लिटरली अ मैजिकल पूरा सेटअप हुआ था। एंड देन राइट आफ्टर शी स्टार्टेड एंटरिंग, तो आइडियली फीलर तो तब आता जब गाना लगा, ब्राइड एंटर हुई, और एंटर होते साथ ही वो आकर बैठ गई। लेकिन जैसे ही वो एंटर हुई 2 कदम उसने चले तो फोटोग्राफर्स आ गए, फौज आई फोटोग्राफर्स की, 10 फोटोग्राफर्स आए खड़े होकर, जी 1 सेकंड रुक जाएं जी, आप जो है वो आगे नहीं जा सकते। एंड सो मुझे याद है मेरे भाई की शादी हुई थी इन द US, और वहाँ पर कभी कोई आपका मोमेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें फोटोग्राफर आपको बोलेगा कि अच्छा जी रुक जाएं। शूट एक अलग बात है, बट ड्यूरिंग द फेस्टिविटीज वो फोटोग्राफर निकाल रहे हैं अपना कंटेंट, और निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में देयर इज दिस कल्चर ऑफ के मोमेंट्स बनाओ, क्यूरेट करो मोमेंट्स। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इसके अंदर भी मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर भी
एक्चुअली इशू ये है कि जो यूएस है ना उसकी आवाम का माइंडसेट और है, जो पाकिस्तान है ना उसकी आवाम का माइंडसेट और है। पाकिस्तान के आवाम का माइंडसेट क्या है, हमें चाहिए परफेक्ट पिक्चर। सो एवरीवन इज़ लुकिंग इन द कैमरा, एवरीवन इज़ स्माइलिंग, किसी की आंखें बंद ना हो, ये परफेक्ट मोमेंट चाहिए। अब देखें अगर किसी की आंखें बंद है ना, ठीक है, तो वो क्लाइंट को पिक्चर पसंद नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए क्लाइंट्स जो हैं वो परफेक्ट पिक्चर चाहते हैं। तो इसलिए हमें भी ये करना पड़ता है कि हम सबको कैमरा में दिखवाएं और उनसे कहें कि यार आप सही तरीके से पिक्चर लें, क्योंकि बाद में फिर इशू उससे बचने के लिए, उस हैसल से बचने के लिए जो है ना फिर हम ये करते हैं वेडिंग। लेकिन ज़्यादा नहीं रोकना चाहिए। जो कैंडिडेट्स हो रहे हैं वो कैंडिडेट्स में ही होने चाहिए। मैं भी इसके खिलाफ हूँ। अब होता ही है कि अब आपने जिस तरह बताया 10 फोटोग्राफर्स आ गए थे, अब इशू ये हुआ होगा उसके अंदर कि कुछ जो है वो ब्राइड ने कराए होंगे, कुछ जो है वो ग्रूम ने कराए होंगे, तो इस वजह से जो है ना वो अब वो सामने ग्रूम बैठा है ना, वो सामने बैठा देख रहा है, उसका एक मोमेंट था, सामने से उसकी बेगम ने आना था, वो दीवार बनी हुई है। अब वो बेगम अपना पूरा वॉकवे जो है ना उसके सामने उसको फोटोग्राफर नजर आ रहा है। फिर जब वो सर पर आई है तो उस वक्त जो है ना वो फोटोग्राफर साइड पे हुए हैं और उस पर भी वो उधर से हाउंड कर रहे हैं, उधर से हाउंड कर रहे हैं। इट वाज जस्ट अ वेरी स्ट्रेसफुल एंड एंग्जाइटी इंड्यूसिंग एक्सपीरियंस। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आपने बात बोली बड़ी अच्छी कि जो हमारी वो स्टेज की फोटोज होती हैं, हर बंदा आएगा कि तस्वीर खिंचाएगा। मैंने अपनी शादी की आज तक वो वाली तस्वीरें नहीं देखी जिसमें मैंने लोगों के साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवाई। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये ना एक मतलब माइंड सेट है। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि माइंड सेट है। अब लोगों के जो गेस्ट होते हैं ना वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कोई फ़लाँ फूफा अमेरिका से आया हुआ है, कोई मामू यूके से आया हुआ है, सो उनको ऐसा लगता है कि उनको आना चाहिए फ़ोटो के अंदर उनको। अब देखें मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे कहते हैं कि यार ये वाला बंदा हमारा जो है वो मूवी में नहीं आया। ये इस तरह के लोग भी आपको मिल जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों के पास पैसा है लेकिन पाकिस्तान लोगों के पास जो है ना वो सेंस नहीं आई अभी तक। आहिस्ता आहिस्ता आपने कहा ना, जिस तरह वेडिंग, आपने शुरू में बात की कि वेडिंग फोटोग्राफी में शिफ्ट आ रहा है, राइट, आहिस्ता आहिस्ता वो शिफ्ट आ रहा है। अभी आप ये देखें कि अभी नेचुरल लाइट काम होना शुरू हो गया है सारा। बजाय कि स्ट्रोब्स के साथ फ्लैशेस के साथ काम होता था ना, अभी नेचुरल लाइट होना शुरू हो गया है। वो इसी वजह से है कि शिफ्ट आ रहा है माइंड सेट के अंदर। पहले ये होता था कि बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर आनी चाहिए जो हम एल्बम्स में प्रिंट करा के बड़ा सा फ्रेम करा सकें, लेकिन अब वो माइंड सेट चेंज हो रहा है, ठीक है, कैंडिडेट्स होने लग गए हैं। तो बस वही मैं आपको बताऊं कि माइंडसेट की बात है कि लोग कहते हैं कि ये वाला बंदा स्टेज के ऊपर आया था, इसकी फ़ोटो क्यों नहीं है। तो बस, लेकिन होपफुली वो माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा। तो तब ये होगा कि ब्राइड भी आराम से चलती हुई आ जाएगी और लोग आराम से फ़ोटो। लेकिन तब तक ये माइंडसेट पाकिस्तानी अवाम में रहेगा। ये चेंज आएगा हमारी जनरेशन से। जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन, हमारे पेरेंट्स की या उनसे थोड़ी सी कम जनरेशन है, उनका माइंडसेट अभी ऐसा ही है कि पिक्चर परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़माने वो उन ज़माने के जब फिल्म कैमरा होते थे और होता ये था कि परफेक्ट पिक्चर ही लोग बनवाते थे ताकि उसको फ्रेम करवा सकें बाद में। लेकिन अब वो माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब तो आप एक कार्ड के अंदर 2000 पिक्चर्स भी बना सकते हैं। तो इस वजह से ये माइंडसेट शिफ्टिंग का सीन है, ये आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होगा, फिर इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। Acha, so beyond weddings, I'd like to understand, you said you like to travel. So do you travel often? टाइम नहीं मिलता। इशू यही है। अभी मेरे और मेरे फ्रेंड्स का बहुत सीन बना हुआ है कि जाएं कहीं जाएं। मेरी और फ्रेंड्स तो खैर इतने ज़्यादा मेरे हैं ही नहीं। मेरा टीम ही है, टीम के साथ ही मैं शुगल मेला जो भी करता हूँ। लेकिन प्लान बना हुआ है, लेकिन वेडिंग्स का काम इतना ज़्यादा होता है। हर रोज़ आपके इवेंट्स हो रहे हैं, 2 इवेंट्स आपके दिन में हो रहे हैं, तो बस फिर इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि टाइम नहीं मिल रहा आजकल। अभी ये है कि थोड़ा सा आगे ब्रेक आएगा तो फिर उसमें इंशाल्लाह। कहाँ पे, पाकिस्तान में ट्रैवल करेंगे, बाहर जाएंगे? प्लान तो मेरा दुबई का है, जल्दी दुबई का है। फिर मेरा यूएस का प्रोग्राम था कुछ अर्सा पहले, लेकिन बस वो इसी वजह से, पहले कोरोना आया हुआ था, वो बीच में बैरियर्स लगे हुए थे। पहले ये था कि मतलब बंदा जाए तो घर वालों से पैसे ना ले, जहाँ पे भी जाए अपने पैसों से ही जाए। यही उसी चीज़ का मज़ा है कि तो उसके लिए पहले तो अर्निंग कर रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी अर्निंग हो गई है, तो अब यही है कि ट्रैवल करें, लेकिन बस टाइम नहीं आ रहा। वो ऐसी बात है ना कि जब इंसान यंग होता है ना, उसके पास पैसे तो होते हैं लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके पास, उल्टा बोल दिया आपने, इंसान के पास टाइम ज़्यादा होता है यंग होते हुए और पैसे नहीं होते, और बड़ा होकर पैसे होते हैं, टाइम नहीं होता। लेकिन बस यही सर्कल चलता रहता है। अभी हम यंग भी हैं, हमारे पास पैसे भी हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। ये भी तो बात है ना। हाँ, ये तो बात है, बिल्कुल सही है। वेरी इंटरेस्टिंग। एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि जो पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें फोटोग्राफी एक बड़े वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री, उन्होंने एक खातून को बुली करना शुरू कर दिया था सोशल मीडिया के ऊपर। एटलीस्ट दैट वाज, ये मुझे समझ आ गई है।
और उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली फंडामेंटली ये था कि जी इन्होंने कि ये जो खातून थी वो तस्वीरों के दरमियान में आती थी, उनका कहना ये था. व्हाट वाज योर टेक ऑन दैट पर्टिकुलर? इसके अंदर मुज़म्मिल भाई मैं आपको बताऊँ ना कि मैं दोनों की साइड पे हूँ. अच्छा. अब जो वो खातून है ना वो यूज़ करती हैं फोकल लेंथ डिफरेंट, वो यूज़ करती हैं 35mm. ठीक है, 35mm फोकल लेंथ ये होता है कि आप बिल्कुल अंदर घुस के मोमेंट कैप्चर करते हैं. वाइड एंगल होता है, आप बिल्कुल अंदर, लेकिन उससे मोमेंट्स आपके बहुत प्यारे निकलते हैं क्योंकि आप बिल्कुल एक्शन के अंदर होते हो. अब लेकिन होता यह है कि जो दूसरा बंदा है ना वो मोमेंट्स वाला नहीं है, वो है परफेक्ट पिक्चर्स वाला. ठीक है, लेकिन अब देखें वो भी बहुत सीनियर हैं. जो दूसरी खातून का आपने जिक्र किया वो भी बहुत रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, तो वो रोल मॉडल हैं, बहुत अच्छा काम है उनका माशाल्लाह. तो मेरे टेक यही है कि अब इसके अंदर गलती जो है वो बेसिकली क्लाइंट की है. क्लाइंट ने दो अपोजिट काम करने वाले बंदों को एक साथ जो है वो हायर किया हुआ है. ठीक है, या तो वो उनको हायर करते क्योंकि वो भी बहुत सीनियर हैं. ठीक है, उनको भी उन्होंने अच्छे खासे जो है वो बजट दे के किया होगा और उनको भी दूसरों को भी उन्होंने अच्छा खासा बजट लगा के किया होगा. तो उनको इसमें ये चाहिए कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो भी बंदा देख रहा है, अगर उसकी शादी रिसेंटली होने वाली है तो दूल्हा और दुल्हन को आपस में कम्युनिकेट करके किसी एक बंदे को हायर करना चाहिए. तो इसमें मेरी टेक यही है कि गलती दोनों की नहीं है. जो वो खातून थी वो अपना काम कर रही थी, जो वो बंदे थे वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन बुली करना ये गलत बात है. अगर उन्होंने बुली किया है, मैंने देखा था उन्होंने हरासमेंट की स्टोरी लगाई हुई थी, मतलब नीचे हरासमेंट लिख के. लेकिन अब यह है कि मेरी टेक यही है कि उनका काम भी तो ख़राब हुआ है ना इसके अंदर. अगर वो बार बार उनकी फ़ोटोज़ में जंप करके आ रही हैं तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि क्लाइंट तो जो है वो उन्हीं को कहेगा कि आपने अच्छी पिक्चर्स नहीं ली, तो फिर थोड़ा सा क्लैश आ जाता है. तो मैं किसी की साइड नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन दोनों को पहले अच्छे से कम्युनिकेट कर लेना चाहिए था कि जब वो फ़ोटो ले रहे हों तो आप ना आएँ, और जब वो फ़ोटो लें तो आप लोग फ़ोटो ना लें. ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर आपकी अपोजिट टीम के साथ. राइट, मेक सेंस. फोटोग्राफी में अ लॉट ऑफ टाइम्स आई टॉक टू वेडिंग फोटोग्राफर्स, और 5 से 7 साल का टर्न अराउंड टाइम है, जिसके बाद फिर वो कहते हैं कि यार अच्छा वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. इंडस्ट्री बड़ी रिडंडेंट हो गई है, पैसा बहुत है. अगर मैं कहूँ ना कि पैसा मिलता है, काम आपका, आप एक दफ़ा मैच्योर हो जाए आपको काम भी आता रहेगा. क्लाइंट ला के देता है, एक क्लाइंट की शादी होगी, उस क्लाइंट की शादी की पिक्चर्स पे 10 और क्लाइंट्स आ जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, जिस पे लोग कहते हैं कि यार मैं आई वांट टू डू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, मोर क्रिएटिव, और वो सॉर्ट ऑफ बाउंड कर देता है क्योंकि आपने जैसा कहा माइंडसेट भी बदला नहीं है. एक ही काम है सुबह शाम, डे इन डे आउट. लाइक मैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर अगर मुझे 2-3 तस्वीरें जैसी हो जाए ना तो मुझे समझ नहीं आती, मुझे होता है यार कुछ नया करते हैं. सो डू यू थिंक आपको ऐसा फील होता है, और आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं कि वेडिंग फोटोग्राफी में ही रहेंगे या यू ट्राई टू ब्रांच आउट? नहीं, मैं इसमें ये है कि मैं अभी से ट्राई करना शुरू कर दिया कि मैं इसको डाइवर्स करूं थोड़ा सा, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर रह के ना, मैं आपको सच्ची बताऊं, इंसान थोड़ा सा ना दिमाग ख़राब होने लग जाता है. अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं तो होता ही है कि रोज़ वही काम कर रहे हैं, उसके बाद क्लाइंट्स 100 बातें कर रहे हैं आपके. डिफरेंट क्लाइंट डिफरेंट होता है, हर बंदा डिफरेंट होता है. तो ये है कि मैं अभी ये कह रहा हूँ इसको डाइवर्सिफाई करूँ. मेरा अभी प्रोग्राम ये है कि मैं अपना साथ सलून बनाऊँ, क्योंकि मैं उसी एज अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव मैं उसी चीज़ को एक्सपेंड करना चाहता हूँ जिस चीज़ को मैं अच्छा मार्केट कर सकूँ. राइट. ठीक है, अगर मैं सलून बनाता हूँ तो मैं मेकअप फ्री करके शुरू के अंदर मॉडल्स को हायर करके, मेकअप तो मेरा अपना होगा सलून का, तो मैं फोटोग्राफी तो हम कर लेते हैं, तो उन करके हम अच्छे तरीके से उसको मार्केट कर सकते हैं. तो इसलिए मेरा ये है कि अभी फर्स्ट स्टेप ब्यूटी के अंदर आप बेसिकली घुसना चाहते हैं. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको डाइवर्सिफाई करूँ. एक तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा हो जाएगा, सेकेंडली ये होगा कि मतलब डाइवर्सिफाई हो जाएगा बिजनेस अपना. राइट. उसके बाद अगर ये मेरा वेंचर ठीक चला गया तो फिर जो है मैं ट्राई करूँगा कि मैं दोबारा जो है वो आगे किसी मतलब ड्रेसिंग में चला जाऊँ. मतलब ब्राइड के ड्रेसेस, ग्रूम के ड्रेसेस, मतलब टोटली, यानी कि मेरा जो अल्टीमेट ड्रीम है वो ये है कि जो ब्राइड कपड़े पहने वो भी हमारे हो, जो ब्राइड शूज़ पहने वो भी हमारा हो, ब्राइड का मेकअप भी हमारा हो, ब्राइड की फोटोग्राफी भी फिर हमारी हो. ठीक है, वेडिंग का 360 आप वर्टिकल इंटीग्रेशन चाह रहे हैं जी, कि सारा ये एंड टू एंड आपका ही हो जाए. हाँ. मुझे ये बताएं कि फॉर एन एवरेज फोटोग्राफर जो कि नया आ रहा है, 5-6-8 महीने से काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, टैलेंट उसके अंदर सही है, व्हाट कैन ही होप टू अर्न जब वो प्रोफेशनली आता है पर मंथ ऑन एवरेज? ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है. ऑन एवरेज मतलब क्या कहता हूँ कि यार एक अच्छा टैलेंटेड लड़का आया है और वो जो है जी मार्केट भी अपने आप को सही कर रहा है,
यू नो क्लाइंट्स भी उसके पास आ रहे हैं, जाहिर है वो मार्केट करेगा ना अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मार्केट करेगा, उसी के हिसाब से चार्ज करेगा, क्योंकि ब्रांड भी बहुत बड़ी चीज़ होती है जी, जैसे जैसे आपका ब्रांड बनता जाता है तो उसके हिसाब से आपके चार्जेस भी बढ़ते जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसी बात तो है। कितना कोई वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि फॉर एन न्यू कमर वो कितने पैसे कमा सकता है? मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, अगर वो मेहनत करे तो वो 1 मिलियन पर मंथ कर सकता है इजीली। पहले साल में नहीं, मैं वही करूँ ना, लेकिन अगर वो आपने कहा ना वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, तो अगर उसकी 1 से 2 पोस्ट या ऐसी कुछ पोस्ट या ऐसी कोई वीडियोस उसकी वायरल हो गई है ना। लेकिन वायरल तो वन हिट वंडर है, मैं आपसे एवरेज पूछ रहा हूँ। मतलब ये कि देखिए मैं वो ख्वाब नहीं दिखाना चाहता कि यार भाई तू कर, वो तो एक बंदा होगा ना। जनरली मार्केट में एक बंदा आएगा, वो अभी नया नया अपना पेज स्टार्ट करेगा, नया नया वो सारा कुछ करेगा, तो वो व्हाट कैन ही एक्सपेक्ट टू अर्न? अगर वो बिल्कुल नया है ना, उसका फर्स्ट सीजन है, तो वो ऑन एवरेज जो है ना वो 1 मंथ में 1 लाख तो उसे करना चाहिए 1 लाख पर मंथ तो कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर वो 1 लाख 1 मंथ नहीं कर रहा ना, इसका मतलब या तो उसके काम के अंदर कोई मसला है, या तो वो अपने आप को मार्केट सही नहीं कर रहा, या उसका क्लाइंट के साथ जो है वो इंटरेक्शन सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ फॉल्ट, कहीं ना कहीं उसके फॉल्ट। और व्हाट अबाउट समवन हु हैज बीन वर्किंग फॉर 5 इयर्स एंड हैज एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम? तो फिर तो आपका एक सीजन अर्निंग से याद रखिएगा कि सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करने के बाद क्या पैसा आएगा? कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊं, जो बड़े ब्रांड्स हैं ना अभी पाकिस्तान के अंदर, वो ऑलमोस्ट जो है वो 1 करोड़ तक जा रहे हैं पर सीजन। सीजन कितना होता है? सीजन मतलब आप ये समझ लें कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जैन फेब तक जो है ना सीज़न हमारा एंड हो जाता है, मार्च तक चलें कर लें, तो 1 करोड़ तक वो टोटली अर्निंग करते हैं। ये मैं आपको प्रॉफिट बता रहा हूँ, टोटल ओवरऑल नहीं, रेवेन्यू नहीं बता रहा। रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, रेवेन्यू तो बहुत एक्सीड कर सकता है। सो एसेंशियली वो पर मंथ के हिसाब से वो 8-9 लाख रुपए पर मंथ। जी, मैंने आपको बताया ना 1 मिलियन इजीली कर सकता है अगर उसका एस्टेब्लिश ब्रांड है तो। और मुझे लगता है लोग इससे बहुत ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ है जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, वो है शादियाँ। अब आप किसी भी जगह देख लेना, लोग शादियों के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बेशक वो अमीर हों या गरीब हों। जितनी उनकी हैसियत है वो ट्राई करते हैं कि वो उससे 2 स्टेप्स ऊपर रख के अपनी शादी करें। होना ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं अब इतनी ज़्यादा शादियाँ देख चुका हूँ ना, कि मैं चाहता हूँ कि अब मेरी शादी बिल्कुल सिंपल सी हो, कि बस निकाह हो, बंदा घर ले आए बेगम को अपनी। बस ये मैं चाहता हूँ। तो शादी कब कर रहे हैं आप? शादी का भाई प्रोग्राम है इसी साल, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अब अर्न करना शुरू कर दिया तो कर लेनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इसी अक्टूबर नवंबर में मेरा प्रोग्राम है, क्योंकि फिर आगे सीज़न शुरू हो जाएगा, तो फिर मुझे उसमें अच्छे खासे पैसे कमाने हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि पैसा ड्राइविंग फोर्स नहीं है, लेकिन पैसा एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। जी, चलें, मेक सेंस। टेक्नोलॉजी आप बड़ा एविडली फॉलो करते हैं, यू वॉच लॉट ऑफ दिस यूट्यूब कंटेंट एज वेल। व्हाट्स द थॉट बिहाइंड दैट? हमेशा से शौक था टेक्नोलॉजी का? शुरू से ही शौक था, मतलब अच्छा मोबाइल, अच्छा कैमरा, मतलब टीवी अच्छा। इवन के मैं टीवी नहीं देखता, बहुत कम टीवी देखता हूँ, तो लेकिन अभी मेरा ये है कि मैं कोई वो 85 इंच का बड़ा सा टीवी अपने कमरे में लगाऊं। अभी ये जो है वो इस पे रिसर्च चल रही है, अभी सैमसंग पे चल रही है, उस पे TCL पे चल रही है। मतलब TCL ना लेना यार, वो बड़ा फारिग है, मैंने यूज़ किया ना। हाँ, वो मसला ये है कि वो आपको सस्ता मिल जाता है, वो कंपेयर टू सैमसंग बड़ा सस्ता मिलता है। उसका जो हार्डवेयर है ना, जो एक तो ये कि इवन इमेज क्वालिटी वगैरह, अगर आपने सोनी या सैमसंग यूज़ नहीं किया हुआ तो आपको लगेगा यार वाओ 85 इंच। दुकान में जाएंगे आपको वीडियो चल रही है, लेकिन एक्चुअली उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने जब पहले मैंने TCL लिया, मैं खुश था इमेज क्वालिटी से, 4K को वो सेल करते हैं। जब मैंने LG और सोनी का 4K देखा और 120 हर्ट्ज देखा और सारा कुछ देखा, भाई ज़मीन आसमान का। अब जो सैमसंग है ना वो सबसे ज़्यादा OLED पैनल बनाता है दुनिया के, सबसे ज़्यादा सैमसंग और LG OLED पैनल्स बनाता है। इवन के एप्पल को भी OLED पैनल्स जो है वो सैमसंग सेल करता है। तो ये है कि सैमसंग की टेक्नोलॉजी तो फिर टॉप नॉच होगी, टॉप नॉच होगी। अब मेरा टीवी जो है उसको मैं ऑन करता हूँ ना, उसको तकरीबन 3 मिनट, टीवी सोचें ऑन करते हैं, टीवी ऑन हो जाता है, उसको 3 मिनट लगते हैं। एंड्रॉइड का वो घूमता रहता है और वो लोड कर रहा होता है एंड्रॉइड को TCL में। हाँ, फिर ये तो आपने अच्छा सजेशन दिया आपने। मेरा यही प्रोग्राम है कि मैं मतलब अभी PS5 का काफ़ी क्रेज चल रहा है, तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। हालांकि मैं कभी कंसोल पे गेमिंग नहीं की, और इवन के मेरे पास PC भी जो है ना वो भी बहुत हाई ग्रेड है। मतलब उसके अंदर मैंने जो फ्लैगशिप मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले मैंने बनाया था, जो फ्लैगशिप चीज़ें थी ना, मैंने उसके अंदर वो लगवाई थी बहुत रिसर्च करके। पाकिस्तान ग्राफिक कार्ड में डाला था 5700 XT AMD का, मतलब वो उस टाइम उसका टॉप ऑफ द लाइन था। वो
लगाया था, उसके बाद राइजन का 3700X लगा हुआ है उसी के अंदर। मतलब हर चीज़ मुझे उसने कहा ना, दुकानदार जो है वो आपको बड़ा कहते हैं कि ये चीज़ लगवा लें, ये चीज़ लगवा लें। मैंने कहा नहीं, जो मैं पूरी रिसर्च करके आया हूँ, मैंने चीज़ें लिखी हुई थी। इवन कि उसने मुझसे जब फ्रीक्वेंसी भी पूछी थी ना इस चीज़ की, मैंने कहा ये वाली फ्रीक्वेंसी की मुझे चीज़ चाहिए, रैम मुझे इस फ्रीक्वेंसी की चाहिए। उसने कहा ये वाली अच्छी नहीं होती, ये अच्छी होती है। मैंने कहा नहीं, मुझे पता है कौन सी अच्छी है, क्योंकि वो चीज़ सेल करते हैं पाकिस्तानी दुकानदार जो पैसा जहाँ से मार्जिन ज़्यादा है, जहाँ से मार्जिन आ रहा होता है। हाँ, लेकिन अब तो खैर बड़े बुरे हालात हो गए हैं यार ग्राफिक्स कार्ड के। मैं तो अपने ऑफिस के लिए ले रहा था, तो जो मैंने 2019 दिसंबर में 1,35,000 का 2070 लिया था TI, और वो मुझे इस वक्त 395 का मिल रहा है। और तो मैंने तो फिर सारे लैपटॉप असल में हुआ ये है कि वो माइनिंग का सीन शुरू हो गया ना बहुत ज़्यादा, जिसकी और दूसरा ना चिप शॉर्टेज चल रही है ग्लोबली, चिप शॉर्टेज चल रही है ग्लोबली, जिसकी वजह से इशू ये हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है ना वो आपको महंगी होती नज़र आएगी रिसेंट डेज़ में, क्योंकि चिप शॉर्टेज चल रही है, चीज़ें पीछे से मैन्युफैक्चर हो नहीं रही। डिमांड एंड सप्लाई रूल है, जब डिमांड बढ़ती है सप्लाई है नहीं तो ऑब्वियसली प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अभी ग्राफिक कार्ड्स का भी यही सीन है कि जो माइनर्स हैं वो सारे पूरी जो है वो लॉट उठा लेते हैं, माइनिंग करना शुरू कर देते हैं। पीछे गेमर्स के लिए जो है वो, अब गेमर्स को भी ग्राफिक कार्ड चाहिए, माइनर्स को भी चाहिए, तो वो एक डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप बन गया है। चिप शॉर्टेज की वजह से ग्राफिक कार्ड्स मैन्युफैक्चर हो नहीं रही, जिसकी वजह से फिर एट द एंड ऑफ द डे हुआ ये है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बेचारे जो हैं वो मार खाते हैं जी। तो चले, मेक सेंस। अभी आपने फोटोग्राफी इज नाउ एवरीथिंग, ब्रेड एंड बटर, यू नॉट गोइंग टू गो बैक टू वर्क? आई गेस नहीं। और आप रहेंगे इस्लामाबाद में ही? बिकॉज वहाँ से मेरी बात हो रही थी, ही वाज टॉकिंग अबाउट हाउ ही बिलीव्स कि इस्लामाबाद की इंडस्ट्री बिकॉज अनटैप्ड है, तो ही लाइक टू स्टे हियर एंड ग्रो हियर। अ लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार नहीं, हम लाहौर या कराची में, बड़ी मार्केट्स हैं, दे आर ह्यूज, दे आर 10 टाइम्स द साइज ऑफ इस्लामाबाद। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बाहर निकलूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में तो काम चल रहा है ना ऑलरेडी, हाँ, तो अब ऑब्वियसली इस्लामाबाद का हर एक क्लाइंट हर एक बंदा नहीं पकड़ सकता, ठीक है। अब आप ये सोचो ना कि यार उसका क्लाइंट भी मैं पकड़ लूँ, इसका क्लाइंट भी मैं ले लूँ, कोई भी इवेंट ऐसा ना जाए फिर आपके पास बंदे ही नहीं होते जो आप मैनेज कर सकें, फिर या तो काम ख़राब होता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करूँ इस चीज़ को। अभी मेरा प्रोग्राम है कि मैं UK शिफ्ट हूँ थोड़े अरसे के लिए, ताकि मैं वहाँ पे देखूँ कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इस काम के। टीम इधर संभालेगी काम, ठीक है, ऑब्वियसली पीछे जो ब्रेन होगा वो मैं ही हूँगा, जिस तरह अभी टीम को मैनेज करता हूँ फ़ोन के ऊपर उस तरह मैनेज किया करूँगा, और ट्राई कर रहा हूँ, होपफुली हो जाए। लेकिन मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि मैं UK जाऊँ, वहाँ पे चेक करूँ, तो वहाँ पे ही अपनी कंपनी शनूर फिल्म्स को वहीं पे रजिस्टर कराऊँ। राइट। सो जनरली बाहर जो वेडिंग का काम होता है, हाउ इज़ दैट डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान? भाई वहाँ पे एक तो मसला ये है कि वेडिंग्स होती बहुत कम है, राइट, लेकिन वो बिग बक्स वो पे आपको बहुत ज़्यादा हैवीली करते हैं। तो मेरे ख्याल से एज अ करियर वहाँ पे जाना चाहिए, और वहाँ का लिविंग स्टाइल वगैरह ये है कि बेटर है यहाँ से। मतलब वेडिंग्स में भी इतना तंग नहीं करेगा। अभी मोस्टली ये होता है, कभी कभी क्लाइंट्स जो होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर पैसे रोक लेते हैं, आपके पेमेंट्स आपकी रोक लेते हैं, तो आप उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस वाले आपको कहेंगे भाई क्या सीन है, कोई सीन नहीं है यहाँ पे तो लेकिन अब ये है कि UK में एक ये सिक्योरिटी है, या किसी भी आप फॉरेन कंट्री में चले जाएं वहाँ पे ये सिक्योरिटी है कि एटलीस्ट आपको आपका हक मिल जाएगा। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि मेरा एक क्लाइंट था, ये था कि मेरी उसके साथ ऑलमोस्ट मतलब हाफ पेमेंट तो हुई हुई थी, लेकिन हाफ पेमेंट जो उसकी ड्यू थी वो 91,000 थी, 91,000 ड्यू थी उसकी पेमेंट। तो वो ऐसा हुआ कि वो कहता है कि जो है वो नहीं, मेरी बीवी भाग गई है 1-2 दिन बाद, लिटरली उसने मुझे ये बात की, कहता मैं उन पिक्चर्स का क्या करूँ यार अब। तो मैंने कहा मेरी पेमेंट तो देना, तो कहता है कि नहीं मैं नहीं दे रहा अब। तो मतलब इस तरह के लोग हैं पाकिस्तान के। मैं भी अब दैट्स एक्चुअली व्हाट हैपेंड, तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। कहता है कि वो मतलब शी वाज अ फ्रॉड, अच्छा, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम आई गेस, कहता है शी वाज अ फ्रॉड, और वो मतलब उसने सारे जो जेवर वगैरह है वो लिया और शी रैन ऑफ। तो मुझे तो क्या कह सकते हैं, तो मैंने कल उसका डाटा, अब 1-2 दिन पहले डाटा बड़ा दिल पे पत्थर रख के उसका डाटा मैंने सारा, वो ऑलमोस्ट 300+ GB का डाटा था उसका, अच्छा, वो मैंने डिलीट किया है कल कि अब पैसे तो नहीं आ रहे। अच्छा, मैंने भी उसको छोड़ दिया ना वहाँ पे, मैंने कहा चलो अब बंदे का नुकसान हो गया है, तो अब क्या हो सकता है, पहले उसका इतना नुकसान हो गया, मैं भी उसको छुरी चला दूँ ऊपर, तो फिर कोई फायदा नहीं है। वो सब समवेयर यू हैव टू सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एज वेल। डेटा का बताएं, डेटा का हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ मैनेज डेटा? बिकॉज हमारा भी ये बड़ा मसला है कि हमारा पॉडकास्ट का जो एवरेज आउट एक पॉडकास्ट होती है, हफ्ते में 3 आती हैं, एक पॉडकास्ट का डेटा 150 GB होता है,
तो आप लगा लें कि महीने का हमारा 150 GB होता है, नहीं सॉरी ज़्यादा बता दिया मैंने, 50 GB होता है। तो तकरीबन अगर महीने की 12 एपिसोड्स हो रही हैं तो तकरीबन 600 GB ये हो गया। 2 महीने में आपका 1.2 टेराबाइट एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हमारा मदर सिस्टम है ना, जिसके अंदर हमारा सारा डाटा होता है, उसके अंदर 4 TB की जो है ना वो 3 ड्राइव्स लगी हुई हैं। ठीक है। 2 TB की उसमें 2 ड्राइव्स लगी हुई हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो हमारे पास 2 TB की जो हैं वो बहुत सारी हैं। तो डाटा मैनेजमेंट बहुत बड़ा मसला है हमारी फील्ड के अंदर। और सेकेंडली हम खींचते भी रॉ में हैं। आजकल जो आप पुराने फोटोग्राफर देखेंगे ना, या जो बहुत अच्छे से जो ब्रांड हैं बड़े, अब देखें जो अभी नए बॉयज़ आ रहे हैं ना, जिस तरह नब्बा है, इस तरह जो नए लोग आ रहे हैं ना, वो थोड़े से मतलब वो टोटली मैंने देखा है रॉ ही खींचते हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं ना, वो JPEG के अंदर खींच रहे हैं। तो ये है कि जब हमारा रॉ डाटा है ना, वो उसकी वजह से हमारा साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसका कोई आपने तरीका फिगर आउट नहीं किया अभी तक? तरीका फिगर आउट यही किया है कि मैं कि हार्ड जब कैपेसिटी ख़त्म हो तो आप हार्ड ड्राइव ले लो। जब क्लाइंट का डाटा डन हो गया है उसके बाद उसको डिलीट कर दो। अब मैंने लास्ट सीज़न का सारा डाटा क्लाइंट से एक क्लाइंट से पूछ के कि आपने सिक्योर कर लिया है, तो उसके बाद मैंने वो डिलीट कर दिया अपने सिस्टम से। मतलब उनको जब एल्बम्स डिलीवर हो गए, उनको वीडियोज़ डिलीवर होगी, हर क्लाइंट को हम यही कहते हैं कि आप बैकअप बना के ज़रूर रखें, क्योंकि हमारे पास फिर डाटा नहीं होगा। क्योंकि फिर आप इस तरह करते रहें तो फिर आप अगर एक सीज़न के अंदर 200+ वेडिंग्स कर रहे हैं तो फिर आप सारा डाटा मैनेज नहीं कर सकते। और एक वेडिंग का डाटा कितना होता है तकरीबन? मैंने आपको बताया ना 300 GB तक होता है डाटा। उसका अगर 3 दिन का इवेंट हो तो 300 GB तक उसका डाटा हो जाता है। तो 200 शादियाँ हो गई आपकी, तो 300 into 100 ये हो गया जी 30,000। which is what 30,000 जो 30 टेराबाइट हो गया। और 260 टेराबाइट आपका एक सीज़न में निकल रहा है। 130 इतना ऑलमोस्ट निकल रहा है। मैंने आपको बताया ना कि हार्ड ड्राइव हमने लगाई हुई है, लैपटॉप से लेते हैं, मैकबुक से लेते हैं, सिस्टम्स एक सिस्टम मेरे पास एडिटर के पास है, उसके पास भी 4 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई हैं। जो दूसरा वीडियो एडिटर है उसके पास भी लगी हुई हैं। जो वीडियो का डाटा मैं उसे देता हूँ, फोटो का डाटा फोटो एडिटर को देता हूँ। सबका काम चल रहा है इस तरह, मैनेज कर रहे हैं। मुश्किल है थोड़ा सा। अभी मेरी हर हार्ड ड्राइव जो है वो रेड हुई हुई है, स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। स्पेस का बहुत इशू है हमारे पास। फिर यही है कि हमें नई हार्ड ड्राइव्स हमेशा ख़रीदनी पड़ती हैं, राइट, ताकि डाटा सेव किया जा सके। सही है। सो we're at the 50-minute mark. I'd like to ask you a couple of questions beyond the wedding space. Pakistan, do you follow current affairs? Do you follow anything of that sort? या बिल्कुल ही बस उससे नहीं, मैं फॉलो करता हूँ थोड़ा बहुत। मतलब मेरे जो है ना यूट्यूब के अंदर, मैं बेसिकली आपको बताया मैं रूम में ही रहता हूँ मोस्टली, तो मैं यूट्यूब ही देखता हूँ। तो यूट्यूब के ऊपर मतलब मैं काफ़ी लोगों को फॉलो किया हुआ है। वाइड साइड आपने शायद नाम सुना हो, तो उसको देखता हूँ। एक इंडिया का है ध्रुव राठी, उसको मैं देखता हूँ फॉर इंडियन अफेयर्स। वो चल रहा होता है, बस ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आजकल क्या मतलब हाउ डू यू सी पाकिस्तान, क्या हालात हैं? भाई हालात जो है ना, बस मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ ही हैं। अच्छा। एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट्स बेहतरी की तरफ हैं हम। अच्छा। हाँ, अगली इलेक्शन में आप इन्हीं को वोट करना पसंद करेंगे? मुझे ये नहीं, इशू ये आ रहा है, मेरी जो जनरल, हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन मेरी जनरल जो परसेप्शन है वो ये है कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ना हमारे, वो बिल्कुल ठीक बंदे हैं, लेकिन नीचे से काम करने वाले ठीक नहीं हैं। ठीक है, तो आप लीडर जो भी ऊपर से करता रहे ना, मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ ना, मैंने खुद अपने आप को रख के सोचा है कि मैं जितना भी अच्छा काम कर लूँ, मेरी टीम जाके काम ख़राब कर दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ ऊपर से। तो बस यही चल रहा है। हाँ, कुछ मसले उसके भी हैं, लेकिन मैं खुश हूँ, बस ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। प्रीवियस गवर्नमेंट से तो बहुत अच्छा चल रहा है। और आने वाले दिनों में आपको लगता है कि 2050 का पाकिस्तान, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसा होगा, तो क्या आपकी थॉट? 2050 का पाकिस्तान बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा। अच्छा, बेहतर नहीं होगा? नहीं। क्या वजह है? लोग। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि लोगों का इशू है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। किस तरीके से? अब देखें कि लोग अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहते, लेकिन मुल्क के अंदर चेंज देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैं इस फील्ड में हूँ ना, मैंने इस फील्ड में, या ओवरऑल आप जिस भी बिज़नेस में देखें ना, जहाँ पे लोगों को लगता है ना कि वहाँ पे वो थोड़ा सा भी अपना फ्रॉड करके काम कर सकते हैं, अच्छा थोड़ा से पैसे बचा सकते हैं, वो वहाँ पे पैसे बचाते हैं अपने। ठीक है, उसके अलावा देखें पाकिस्तान के सबसे बड़ी, अभी सुबह मैं वालदा के साथ कहीं जा रहा था तो मेरी उनके साथ यही डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी सही नहीं है। मतलब अब हमने ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं कि जिनका कोई लिटरली आगे रियल लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं है।
तो फिर पाकिस्तान, आप देखें पाकिस्तान के अंदर 1100 में से 1090 भी लोगों के नंबर आ रहे हैं, 1080 भी नंबर आ रहे हैं। यानी कि किसी एक बंदे ने कितनी एक मेहनत की होगी कि उसके 1080 नंबर आएंगे 1100 में से। हाँ। तो लेकिन फिर भी कोई बिल गेट्स नहीं बन रहा, कोई स्टीव जॉब्स नहीं बन रहा, कोई, मतलब अब मेरी तो ये फील्ड नहीं है, लेकिन कोई कुछ तो होना चाहिए ना। अब देखें हर जो बड़ी कंपनी है, आप टेस्ला ले लें, ठीक है, आप जो है वो एप्पल ले लें, आप माइक्रोसॉफ्ट ले लें, आप फेसबुक ले लें, आप गूगल ले लें, सब अमेरिकन है। तो कोई तो माइंड सेट का डिफरेंस होगा ना वहाँ पे, कि वो वहाँ पे इतने सारे लोग बन रहे हैं और हमारी तरफ एक भी कोई बंदा। देखें जो मुल्क चलता है ना वो लोगों से चलता है। आप देखें कि हमारी यहाँ पे कौन सी बड़ी कंपनी है, हमारी आवाम कहती रहती है हुकूमत रिलीफ दे, हुकूमत रिलीफ दे। हालांकि ऐसा नहीं चलता, हुकूमत हर चीज़ नहीं कर सकती। अब बड़ी कंपनीज बनेंगी, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज बनेंगी तो ही पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट होगा ना, तो ही पाकिस्तान को टैक्सेस मिलेंगे ना। अब पाकिस्तान में कोई ऐसी बड़ी कंपनी है ही नहीं, तो फिर मुझे बताएं कि क्या होगा। पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाते हैं कि आपने ऑफिसर बनना है, ऑफिसर बनना है। अब मुझे बताएं कि ऑफिसर बनना कोई, मैं तो नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है अगर आप लॉयल ऑफिसर हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों को ये बताना चाहिए कि आपने कुछ बड़ा करना है, बजाय कि आपने ऑफिसर बनना है। बच्चों की माइंड सेट उधर ही रह गया कि मैं 1100 में से 1090 नंबर लूँगा तो मैं अच्छा ऑफिसर बन जाऊँगा। लेकिन उनको ये नहीं बताया जा रहा कि यार आप बड़े आदमी बन सकते हो, आप कुछ दुनिया के लिए अच्छा कर सकते हो। अभी देख लें कि जिसने भी की है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाई है, जिसने भी जो भी ऊपर गए हैं, आप अमेज़ॉन को देख लें, आप माइक्रोसॉफ्ट को देख लें, आप एप्पल को देख लें, सब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में मैं किसी को भी नहीं देखता कि कोई भी बंदा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बना रहा है। वो सब जो है वो बस यही है कि बस जो चल रहा है, जो बिक रहा है, जो चल रहा है वो चल रहा है। Do you think that's going to change with your generation and the one after that? मे बी हमारी जनरेशन के अंदर मैं अब देखता हूँ ना, मेरे उम्र के लोग हैं जिस तरह, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपको बताया ना कि हमारी जनरेशन से नेक्स्ट आगे जो है वो अच्छा जा रहा है। अब आप ये देखें कि लोग अब थोड़ी सी जॉब्स के पीछे कम भाग रहे हैं, अपना काम करने की ज़्यादा सोच रहे हैं। एक तो जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है पाकिस्तान के अंदर। अभी आप ये देखें कि जो मेरे बैच फेलोज़ हैं वो अभी तक कोई भी जो है वो सेटल नहीं हुआ लाइफ के अंदर, ठीक है। और मैं सबसे जो नलायक स्टूडेंट था ना, वो सबसे ज़्यादा सेटल्ड है एज़ कम्पेयर टू दैम। हालांकि वो मुझे जो है वो बुरा भला कहते थे, टॉन्ट करते थे कि यार तुम तो इतना भी पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे तुम्हारे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। अब वो पिछले दिनों मुझे किसी बंदे का मैसेज आया था कि हम तो आपकी एग्जांपल्स देते हैं आप लोगों को। सो यही बात है बस। हाँ Shahroz bhai, thank you so much. We're at the 53-minute mark. Thank you so much for coming in. This is very insightful. Wedding का एक बड़ी booming industry होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी सारे नए, मैं बड़ा इंटरेस्टेड इस बात पे हूँ कि इस्लामाबाद में जनरली जितने वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, they're all very, जो particularly न्यू एज वाले वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, they're very young, 21, 22, 23. And they're doing very interesting work. I'd love to see कि किस तरीके से आप इवॉल्व करते हैं। और वो आपका आइडिया बड़ा अच्छा है कि आप वर्टिकली इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्री में आप जो है वो जाते हैं और जाके अपनी स्पेस के अंदर ऊपर नीचे देखते हैं, और आपने सोचा कि जिसे लॉन एंड इवेंचुअली फैशन। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ गपशप करके। चलिए, थैंक यू सो मच एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ साथ यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे तो आपकी हमारी एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कन्वर्सेशन पहुंचेगी। इसी के साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आने वाली एपिसोड की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो TBD कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपका फीडबैक भी लेते हैं, हम डिफरेंट डिस्कशंस भी करते हैं, हम आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं, और हम गेस्ट की रिकमेंडेशन भी लेते हैं। सो यू कैन जॉइन दैट कम्युनिटी एज वेल। बट एनीवेज, दिस वाज सईद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, यू आर वाचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।